हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको कोशिका के बारे में बताऊंगा। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक इकाई है। सजीवों की संरचनात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक इकाई है। सबसे पहले इसे 1665 रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक खोजा था। लेकिन रॉबर्ट हुक जी ने जो कोशिका खोजी थी वो एक मृत कोशिका थी। क्या थी? मृत कोशिका। अगर बात करते हैं कि सजीव कोशिका किसने खोजी थी, सजीव कोशिका तो थे ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सजीव कोशिका खोजी थी। जो कोशिका एक दूसरी कोशिका बनती है वो बने कोशिका विभाजन से बनती। कैसे? कोशिका विभाजन से ही दूसरी कोशिका बनती। क्या बनती? दूसरी कोशिका सजीवों की एक सबसे छोटी इकाई है। ना कि ये कह सकते कोशिका सजीवों का एक सबसे छोटा अंग है। कोशिका कोई अंग नहीं होता, कोशिका एक छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है सजीवों की। और कोशिका से ही जीवन बना है। मतलब हम कह सकते कोशिका ही है जो सजीवों की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सजीवों की सबसे छोटी इकाई है। सजीवों की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका को हम जीवन का मूल आधार मान सकते। क्या मान सकते? मूल आधार, कि जीवन कोशिका से ही चलता। अब देखते हैं कोशिका में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे अंग होते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका अंग की। तो सबसे पहले आता है कोशिका भित्ति। क्या? कोशिका भित्ति। सबसे पहले देखते कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जैसे मान लीजिए ये है कोशिका, ठीक है, ये कोशिका है। ये जो कोशिका का बाहरी भाग होता, ये वाला कोशिका का बाहरी भाग होता, उसे हम कोशिका भित्ति कहते। क्या? कोशिका भित्ति। ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। मतलब कि जंतु कोशिका होती उसमें ये कोशिका भित्ति नहीं होती। ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती। किन में? पादप कोशिका। जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। पादप कोशिका पेड़ पौधों की कोशिका होती, जंतु कोशिका जीव जंतुओं की कोशिका होती। जो ये कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज की बनी होती। किसकी? सेलुलोज की। सेलुलोज का काम होता है रेशम बनाना। क्या? रेशम। तो इन्हीं रेशम का प्रयोग हम कपड़ा उद्योग होगा, कागज उद्योग होगा, सब जगह प्रयोग होता। कहाँ होता? कपड़ा कागज। जो ये कोशिका भित्ति होती है पूर्ण पारगम होती। क्या होती? पूर्ण पारगम। जो कोशिका भित्ति होती वो पूर्ण पारगम होती। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती, पादप व जंतु। ये होगी कोशिका भित्ति, जे वाली जो बाहरी आवरण है वो कोशिका भित्ति होती। कोशिका भित्ति को कोशिका का कंकाल, बाह्य कंकाल क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल।
कोशिका भित्ति को कोशिका का बाह्य कंकाल भी कहते। और जो ये है कोशिका भित्ति के जस्ट पीछे वाली, कोशिका भित्ति की ये वाली, ये होती कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। इफ जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती। ये जो कोशिका झिल्ली होती ये फास्फोलिपिड की बनी होती। किसकी? फास्फोलिपिड। जो फास्फोलिपिड की कोशिका झिल्ली बनी होती, किसकी बनी होती? फास्फोलिपिड की। ये पूर्ण अर्ध पारगम होती। क्या होती? अर्ध पारगम। जो कोशिका झिल्ली होती वो अर्ध पारगम होती। कैसी होती? अर्ध पारगम होती। अर्ध पारगम का मतलब कुछ पदार्थ अंदर जा सकते, कुछ पदार्थ अंदर आ सकते। जिस पदार्थ की कोशिका को जरूरत है वो अंदर चले जाएंगे, जो अवशेष हैं वो बाहर आ जाएंगे। इसको हम उसका झिल्ली से हम पीएलपी परत भी कहते। इसे हम पीएलपी परत भी कहते। अब हम बात करते जीव द्रव्य। इसका नेक्स्ट भाग है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जैसे ये है कोशिका, ये है कोशिका। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता। ये हो गई कोशिका। जो जीव द्रव्य होता वो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता। क्या होता? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ को हम कहते जीव द्रव्य। क्या कहते? जीव द्रव्य। इसकी खोज की थी पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की थी। और हेक्सले नामक वैज्ञानिक थे। एक हुए हेक्सले नामक वैज्ञानिक। हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो मनुष्य की या सजीवों की जो आधार जीवन की मूलभूत इकाई है वो है क्या? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को इन्होंने जीवन का आधार बताया। क्या बताया? जीवन का आधार। हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे जीवन का आधार बताया। अब आता है कोशिका द्रव्य। क्या? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य ये है कोशिका का केंद्रक। और जो ये द्रव्य भरा, तो कोशिका द्रव्य होता कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो तरल पदार्थ भरा रहता है। क्या होता है? तरल पदार्थ। उसे हम कहते कोशिका द्रव्य। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? पावर हाउस। जो कोशिका होती ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। ये ऊर्जा बनाने का काम करता माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते। क्या कहते? कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है जो वेंडा नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? वेंडा नामक वैज्ञानिक। जो वेंडा नामक वैज्ञानिक हुए उन्होंने इसकी खोज की। और इसके अंदर एक जीन पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक जीन होता। जीन इसलिए इसे हम क्या कहते? कोशिका के अंदर कोशिका। इसे हम कहते हैं कोशिका के अंदर कोशिका। जो जीन होता है, जो जीन होता है इसका नाम है कॉन्ड्रोजीन। माइटोकॉन्ड्रिया को एक अर्धस्वायत्त कोशिका भी कहते। क्या कहते?
अर्ध स्वायत्त कोशिका, अर्ध स्वायत्त कोशिका। इसे अर्ध स्वायत्त कोशिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक कॉन्ड्रोजीन नामक एक जीन होता जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता, और जिस चीज के अंदर जीन पाया जाता है वैसे बेसिकली कहा जाता है कि जीन कोशिका के अंदर होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक कोशिका का अंग है, उसके अंदर भी जीन पाया जाता है, जीन पाया जाता है। जो ये जीन है इसी का कारण इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिका या कोशिका के अंदर कोशिका कहते हैं। अब आते हैं लवक। कोशिका का एक और अंग है लवक। लवक लवक वैसे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हरित लवक। हरित लवक, जो हरित लवक होते वो हरे होते, जो ज्यादातर मतलब पेड़ पौधों में पाया जाता, और जो लवक होते वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। किन में नहीं पाए जाते? जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। हरित लवक होते जो वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते। किन में? पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में पाए जाते। लवक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, पादप कोशिकाओं में पाए जाते। और ये 3 प्रकार के होते, हरित लवक, वर्णीय लवक और अवर्णीय लवक। जो हरित लवक होते वो हरे होते, हरे। जो इनका हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। किन के कारण होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। जो हरित लवक का काम होता है, इनका कार्य CO2 प्लस जल और सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करना। क्या करना? भोजन प्लस CO2 ऑक्सीजन का निर्माण करना। हम कह सकते जो हरित लवक होते वो पेड़ पौधों में एक रसोई घर का कार्य भी करते। क्या करते? रसोई घर का कार्य, रसोई घर का कार्य। क्योंकि जो हम बोलते रसोई घर या किचन, वो जहां हम खाना बनाते, और पेड़ पौधों में खाना कहाँ बनता? हरित लवक, हरित लवक द्वारा खाना बनाया जाता है, इसलिए हम इसे पेड़ पौधों की कोशिकाओं का क्या कहते? रसोई घर भी कहते। और इसका कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड और प्लस जल प्लस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन प्लस भोजन बनाना। क्या करना? भोजन बनाना। अब आता है वर्णीय लवक। क्या? नेक्स्ट है वर्णीय लवक। वर्णीय लवक, वर्णीय लवक का काम होता है जो पेड़ पौधे के अदर पार्ट्स हैं, मतलब अदर भाग हैं, भागों किनके? पेड़ों के, पेड़ या पौधे, पेड़ पौधे के भागों को अलग अलग रंग प्रदान करना। क्या करना? अलग अलग रंग प्रदान करना। जो वर्णीय लवक होता है इसी के कारण पेड़ पौधे इतने आकर्षित और अच्छे दिखाई देते हैं। किसके कारण? वर्णीय लवक के कारण। क्योंकि ये वर्णीय लवक होता है जो ये पौधे के अलग भाग में अलग कलर और अच्छी सुंदरता देता। क्या कहता? अच्छी सुंदरता देता। क्योंकि वर्णीय लवक होते ये हर कलर के लिए अलग वर्णीय लवक होता, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वर्णीय लवक होगा। अब बात करते हैं अवर्णीय लवक। क्या? अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक, अवर्णीय लवक का कार्य होता है भोजन को संग्रहित करना। क्या करना? भोजन को संग्रहित करना, भोजन को संग्रहित करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 प्रोटोनोप्लास्ट, एमिनोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट।
जो इनका इलियोब्लास्ट का काम होता, ये वसा को संग्रहित करता। किसको? वसा को संग्रहित करता। और जो प्रोटीनोप्लास्ट होता वो प्रोटीन को संग्रहित करता। जो एमिनोप्लास्ट होता, एमिनोप्लास्ट ये स्टार्च को संग्रहित करता। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट है राइबोसोम। क्या? राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या? प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना। जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता। ये निर्माण जो जीन से सूचना मिलती है। क्या? जीन से सूचना के आधार पर, जो जीन इसे सूचना देता उसी के आधार पर ये क्या करता? प्रोटीन का निर्माण करता। ये दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S। 70S होते जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते। किन में पाए जाते? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते। जो 70S होते वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते, और जो 80S होते वे यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ये करते हैं सरल प्रोटीन का निर्माण, ये करते हैं जटिल प्रोटीन का निर्माण करना। और ये जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं ये अमीनो अम्लों की सहायता से करते। किन की सहायता से? अमीनो अम्ल। जो अमीनो अम्ल से ये प्रोटीन बनाते। क्या बनाते? प्रोटीन। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती उनमें जटिल प्रोटीन बनती, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती इनमें सरल प्रोटीन बनती। जो सरल प्रोटीन बनाने का काम करते वो 70S के टाइप के राइबोसोम करते, और जो 80S के हैं वो जटिल प्रोटीन बनाने का काम करते। राइबोसोम की जो खोज है वो पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? पैलेडे। जो पैलेडे नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। और अब आता है सेंट्रोसोम। क्या? सेंट्रोसोम की खोज की थी टी बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने सेंट्रोसोम की खोज की थी। और ये जो सेंट्रोसोम है ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। किन में नहीं पाए जाते? पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। जंतु कोशिकाओं में पाए जाते। किन में पाए जाते? जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है कोशिका विभाजन में भाग लेना। क्या करना? कोशिका विभाजन में भाग लेना। कोशिका विभाजन में भाग लेना। जो कैंसर रोग होता है वो इसी के कारण होता है। किसके कारण? सेंट्रोसोम। जब ये अनियमित तरीके से, मतलब कोई निश्चित तरीका न हो, कोई निश्चित संख्या न हो, अनिश्चित संख्या की दर से ये कोशिका विभाजन होने लगती। क्या होने लगती? कोशिका विभाजन। जब अनिश्चित दर से कोशिका विभाजन होने लगती तो इसी को हम कहते हैं कि कैंसर हो गया। कैंसर जो हमारी ब्रेन है, ब्रेन में की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए जो ब्रेन की कोशिका जब मरने लगती तो मतलब उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन सबसे कम होता, मतलब उसकी कुछ कोशिकाएं हैं जिसमें कोशिका विभाजन होता ब्रेन में। जब भी ब्रेन की कोशिका मरने लगती तो उसे ब्रेन डेथ घोषित कर दिया जाता। क्या कर दिया जाता? ब्रेन डेथ घोषित। और सबसे ज्यादा ये जो सेंट्रोसोम है सबसे ज्यादा यकृत की कोशिकाओं में पाए जाते। किसमें? यकृत को आप काट दीजिए तो यकृत कुछ दिन बाद अपने आप स्वतः ही बन जाएगा। क्या होगा? यकृत में सबसे ज्यादा पाई जाती। क्या होती? सबसे ज्यादा
मेरा कहने का मतलब जो यकृत की कोशिकाएं हैं उनमें ये सबसे ज्यादा पाई जाती, और जो ब्रेन की कोशिकाएं होती, ब्रेन की न्यूरॉन, जो न्यूरॉन सेल्स हैं, क्या न्यूरॉन, न्यूरॉन जो न्यूरॉन सेल्स हैं, सेल, उनमें इनकी संख्या सब होती ही नहीं है। मतलब ब्रेन में कोश का विभाजन नहीं होता, कोश का विभाजन नहीं होता। इसलिए ब्रेन में जब भी कोई भी कोशिका नष्ट हो गई या उसकी कोशिका मरना शुरू हो गई ब्रेन की, तो उसे हम ब्रेन डेथ घोषित करते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति जिनको ब्रेन डेथ घोषित कर दिया जाता, ऐसे ही व्यक्तियों के अंगदान होते हैं। जैसे हार्ट डोनेट करते हैं, हार्ट होता जो डोनेट वही करता है जिसकी ब्रेन डेथ हो चुकी होती। उसके घर वाले कह देते चलो ब्रेन डेथ हो गई है, अब इसको बचाना नामुमकिन नहीं है, मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिस व्यक्ति की ब्रेन की कोशिका मरना शुरू हो जाए उसको बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि जो न्यूरॉन सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स में सेंट्रोसोम पाई नहीं जाती, और सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका को बनाना, और जब उसमें नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी तो उसकी कोशिका रिकवर कहाँ से होंगी, जो कोशिका मर चुकी हैं। इसलिए न्यूरॉन सेल्स में अगर आ जाए ऑप्शन क्वेश्चन की किस सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, तो न्यूरॉन सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाती, और पादप कोशिकाओं में भी जो होते वो सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। पादप कोशिकाओं का जो विभाजन होता है वो कोशिका भित्ति के द्वारा किया जाता है। क्या कोशिका भित्ति से ही पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता। अब आता है केंद्रक। नेक्स्ट है केंद्रक। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और केंद्रक का कार्य होता है कोशिका को नियंत्रण करना। क्या? कोशिका का नियंत्रण। जो केंद्रक होता है वो कोशिका के पूरे कोशिका को नियंत्रित करता है। कोशिका के जितने भी अंग अभी तक हमने पढ़े सबको नियंत्रण केंद्रक करता। केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका पाई जाती, जैसे ये केंद्रक है तो यहाँ एक केंद्रिका पाई जाती। क्या? केंद्रिका में होते डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र। जो केंद्रिका की खोज की थी फॉन्टन एवं बोमेन नामक जो केंद्रिका की खोज की थी फॉन्टन एवं बोमेन नामक दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने केंद्रक की खोज की थी, और इसी का कार्य होता है, केंद्र का कार्य होता है डीएनए और आरएनए का निर्माण। जो केंद्र का है वो डीएनए और आरएनए का निर्माण करती है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।